वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का सोशल साइंस। स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जब भी फ्यूचर वीडियोस अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए इसी के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने पिछली वीडियो में पेज नंबर 6 तक पढ़ा था और पेज नंबर 7 में जो ये एक क्वेश्चन दिया गया है उसको भी हमने सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे मध्याह्न भोजन और विद्यालय। पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर है, देश भर में मध्याह्न भोजन प्रारंभ करने के कई कारण हैं। कई बच्चे खाली पेट स्कूल आते हैं और उनका मन इस वजह से पढ़ाई में नहीं लगता है। देखिए, बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता है, इस वजह से उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कि कोई भी बच्चे रहेगा तो उसको भूखे पेट पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो इस वजह से मध्याह्न भोजन प्रारंभ किया गया। और क्या क्या वजह है? बहुत जगह बच्चे स्कूल की आधी छुट्टी में भोजन करने जाते हैं और बाद में वापस नहीं आते। कई माताओं को काम छोड़कर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था हेतु वापस आना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि मध्याह्न भोजन के कारण कई विद्यालयों में न सिर्फ बच्चों की उपस्थिति बढ़ी बल्कि छीजन, अब छीजन का मतलब होता है पढ़ाई बीच में छोड़ देना। ठीक है, पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर घर चले जाना या कुछ और करने लगना, उसको कहते हैं छीजन। तो भोजन के कारण कई विद्यालयों में न सिर्फ बच्चों की उपस्थिति बल्कि छीजन भी कम हुआ है। मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को भोजन तो मिलता ही है, उनके बीच की सामाजिक दूरियों को भी कम करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। सभी बच्चे एक ही प्रकार का भोजन करते हैं, चाहे उनकी जाति कोई भी क्यों ना हो। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बच्चे जो भोजन करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के होते हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, चाहे जैसे भी बच्चे होते हैं, सभी बच्चे एक साथ मिलकर एक जैसा भोजन करते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे सामाजिक दूरियां कम होती हैं। और ऐसा बहुत सारे स्कूलों में देखा गया है कि मध्याह्न भोजन प्रारंभ करने से ज़्यादा बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं और ज़्यादा बच्चे स्कूल में रहते हैं, पढ़ाई छोड़कर बीच में ही घर नहीं जाते हैं। नहीं तो पहले क्या करते थे, लंच के टाइम में जब लंच ब्रेक होता था तब बच्चे घर चले जाते थे खाना खाने के बहाने से, फिर वापस नहीं आते थे। तो अब ऐसा नहीं होता है। अब छीजन में बहुत कमी आई है। छीजन यानी कि पढ़ाई को बीच में ही छोड़ के चले जाना, अब ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि बच्चे मध्याह्न भोजन की वजह से स्कूल में रुके हुए रहते हैं। पहले पढ़ाई करते हैं, फिर लंच ब्रेक होता है तो मध्याह्न भोजन करते हैं, उसके बाद फिर स्कूल में ही रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं। अब आगे क्या है? इसी प्रकार भोजन बनाने के लिए किसी भी जाति के लोग नियुक्त किए जा सकते हैं, चाहे वे दलित या महादलित से ही क्यों ना हो। कहीं कहीं भोजन बनाने वाले की जाति को लेकर विवाद भी हुआ, पर इसे विद्यालय शिक्षा समिति ने अपने स्तर पर सुलझा लेने का प्रयास किया। देखिए, जो भोजन बनाते हैं यानी कि जो रसोइया होते हैं वो कोई भी जाति के हो सकते हैं। ठीक है, दलित हो या महादलित हो, किसी को भी भोजन बनाने के लिए रख लिया जाता है और उनको पगार भी दिया जाता है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि भोजन बनाने वाले की जाति को लेकर ऐसा विवाद वगैरह होता है, लेकिन इससे क्या करती है विद्यालय शिक्षा समिति जो अपने स्तर पर उसको सुलझा लेती है, मतलब इस मामले को ज़्यादा बड़ा नहीं होने देती है। अब देखिए, दलित एवं महादलित दिया गया है। दलित एक ऐसा शब्द है जिससे निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जिसका अर्थ समाज में दबे एवं उपेक्षित लोग। ठीक है, अब देखिए, जो बड़े जाति के लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने से छोटे जाति के लोगों को दबा कर रखना चाहते हैं। तो वैसे ही जो लोग होते हैं उनको कहा गया है दलित। इस शब्द का इस्तेमाल करने वाले दलित ये संकेत करते हैं कि उनके साथ आज भी भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, देखिए, दलित जो है, दलित वर्ग के लोग वो स्वयं को संबोधित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आज भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है, आज भी उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है, इसलिए वो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, दलितों में सबसे पीछे रह गए समूह को बिहार में पहली दफा महादलित कहा गया। महादलित, तो दलितों में जो सबसे पीछे रह गया वैसे समूह को बिहार में महादलित। तो यहाँ तक आप समझ गए दलित और महादलित क्या होता है। मध्याह्न भोजन और विद्यालय के भी बारे में हमने पढ़ा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कुछ क्वेश्चन, हम एक एक करके इन तीनों क्वेश्चन को देखेंगे, फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए पहले ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, क्वेश्चन क्या था, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है।
इसका आंसर हो जाएगा मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना तथा छीजन यानी कि पढ़ाई बीच में छोड़ देना भी कम करना, यानी कि छीजन भी कम करना, बच्चों के नियमित स्कूल आने तथा नामांकन में वृद्धि करना, सामाजिक दूरियों को कम करना। तो यही सारा रीजन है मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ करने का। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा देखिए क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन और विद्यालय से संबंधित अंशों से समानता दर्शाने वाले वाक्य चुनो और लिखो। इसका आंसर मैंने लिखा है मध्याह्न भोजन और विद्यालय से संबंधित अंशों से समानता दर्शाने वाले वाक्य निम्न हैं। इसका आंसर हो जाएगा सभी जाति या धर्म के बच्चों को एक जगह बैठाकर एक ही तरह का भोजन करवाना। देखिए मध्याह्न भोजन कहाँ करवाया जाता है? विद्यालय में। तो यहाँ पर यही कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मध्याह्न भोजन और विद्यालयों से संबंधित अंशों को समानता दर्शाने वाले वाक्य चुनो और लिखो। तो मध्याह्न भोजन विद्यालय में ही किया जाता है और वहाँ पर सभी जाति और धर्म के बच्चों को एक जगह पर बैठाकर भोजन करवाया जाता है और भोजन भी एक जैसा ही होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, किसी भी जाति के लोगों को भोजन बनाने के लिए नियुक्त करना। भोजन बनाने के लिए किसी भी जाति के लोगों को नियुक्त किया जाता है। तो ये हो गया, ये सेकंड नंबर का आपका आंसर हो गया। थर्ड नंबर का देखते हैं। थर्ड नंबर में दिया गया है क्या आपने कभी मध्याह्न भोजन के दौरान असमानता का अनुभव किया है? अगर हाँ तो कैसे? देखिए इसका आंसर आपका अलग अलग हो सकता है। अगर आपने कभी मध्याह्न भोजन के दौरान असमानता का अनुभव किया है, यानी किसी ने आपके साथ भेदभाव किया है मध्याह्न भोजन के दौरान, तो आप हाँ लिख सकते हैं और आपके साथ किस तरह से भेदभाव हुआ है आप वो लिख सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है तो आप ये लिख सकते हैं नहीं, मैंने मध्याह्न भोजन के दौरान कभी असमानता का अनुभव नहीं किया है। अगर आपके साथ ऐसा असमानता का व्यवहार कभी नहीं हुआ है मध्याह्न भोजन के दौरान, तो आप लिख सकते हैं कि नहीं, मैंने कभी भी मध्याह्न भोजन के दौरान असमानता का अनुभव नहीं किया है। ये हो गया आपका थर्ड नंबर तक। मैंने आपको यहाँ तक बताया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है बाल संसद समानता के लिए क्या कर सकती है? चर्चा कीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर मैंने लिखा है विद्यालयों में जब बाल संसद का गठन किया जाता है तब छात्र और छात्राओं को समान अधिकार और महत्व दिया जाता है। उन्हें निर्णय लेने, वोट देने तथा अन्य कार्य करने का समान मौका मिलता है। ठीक है, तो बाल संसद समानता के लिए ये सारे कार्य करती है और ये कार्य भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बच्चों को अपना निर्णय लेने के लिए सिखाते हैं, वोट का महत्व समझाते हैं, अपने अधिकार के बारे में बताते हैं। तो ये सारा चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक गरीबी एवं बेरोजगारी। तो इसमें क्या दिया गया है चलिए हम लोग पढ़ते हैं। असमानता का सबसे भयानक और बड़ा स्वरूप गरीबी एवं बेरोजगारी में नजर आता है। आपने पूनम की कहानी तो पढ़ी। बिहार के आधे परिवार ऐसे हैं जिन्हें रोजाना भरपेट भोजन आज भी नहीं मिल पाता। सबसे ज्यादा गरीब लोग खेतीहर मजदूर हैं। सबसे ज्यादा गरीब कौन है? जो खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, जैसे कि जो दूसरे के खेतों में जाकर मजदूरी करते हैं। तो सबसे ज्यादा गरीब लोग वही होते हैं। इन्हें वर्ष भर काम नहीं मिल पाता। ये भूमिहीन है या उनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है जिससे उनका गुजारा नहीं हो पाता। ये दोनों तरह से असमानता का सामना करते हैं क्योंकि अधिकांश खेतीहर मजदूर दलित परिवार के हैं। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ सामाजिक भेदभाव है। लेकिन इनके लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनके पास भूमि नहीं होती है और ये दूसरे के खेतों में काम करते हैं। और यदि इनके पास अगर भूमि होती भी है तो बहुत थोड़ा होता है जो कि जिससे इनका गुजारा नहीं हो पाता। और क्या होता है, समाज में एक तो इनके साथ भेदभाव किया जाता है और दूसरा कि ये बेरोजगार होते हैं क्योंकि इनको सालों भर काम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब यहाँ पर है विश्व स्तर पर समानता के मुद्दे। महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार एक विश्वव्यापी घटना बन गया। विश्व स्तर पर समानता के लिए संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। कई उदाहरणों में एक अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, जिसको इंग्लिश में सिविल राइट्स मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। ठीक है,
दोस्तों विश्व स्तर पर यानी कि पूरे दुनिया भर में समानता के लिए बहुत संघर्ष किया गया। आपने पढ़ा था महात्मा गांधी जी की अफ्रीका यात्रा, आपने उसमें ये भी देखा था कि उनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अश्वेत थे। भारतीयों को अश्वेत कहा जाता है। और ऐसा सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं हुआ, बल्कि हम अन्य देशों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ये जो आपको यहाँ पर दिया गया है, इसमें देखिएगा आप लोग कि किस तरह से अन्य देश में भी श्वेत अश्वेत के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, इस आंदोलन की जड़ में, कौन सा आंदोलन? नागरिक अधिकार आंदोलन। इस आंदोलन की जड़ में 1 दिसंबर 1955 की वह घटना है जिसमें रोजा पार्क्स एक महिला का नाम है, जो एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। क्या थी? एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला ने एक गोरे व्यक्ति को बस में अपनी सीट नहीं दी, क्योंकि वह दिन भर के काम के कारण थकी हुई थी। वह श्वेतों के लिए आरक्षित सीट पर बैठ गई। गोरा व्यक्ति रोजा पार्क्स द्वारा सीट नहीं दिए जाने को अपना अपमान समझा, क्योंकि वहां यह नियम था कि अश्वेत अलग सीटों पर बैठेंगे। इस प्रकार बस ड्राइवर बस को थाने में ले गया। फिर भी महिला अपनी जगह डटी रही। अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नाम था अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता के मुद्दों पर देशव्यापी आंदोलन छिड़ गया। इसके बाद सन 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम द्वारा अमेरिका में श्वेत अश्वेत के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा दी गई। देखा आपने यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ पर क्या है, एक रोजा पार्क्स नाम की एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, जो कि गोरे व्यक्ति को अपनी सीट उन्होंने नहीं दी। देखिए, वह सीट जो था वो सीट श्वेतों के लिए आरक्षित सीट था। गोरा व्यक्ति था जिसको उन्होंने सीट नहीं दिया, रोजा पार्क्स ने। व्यक्ति ने इसे अपना अपमान समझा और वहां पर यह नियम था कि अश्वेत लोग अलग सीट पर बैठेंगे। इस तरह वो जो बस ड्राइवर था बस को थाने में ले गया। फिर भी वो महिला अपनी जगह पर डटी रही, मतलब वहां से वो नहीं उठी और लास्ट में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरह क्या हुआ, अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन छिड़ गया। ठीक है, अगर ऐसा असमानता का भेदभाव होगा तो आंदोलन तो छिड़ेगा ही। फिर इसके बाद क्या हुआ, सन 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम द्वारा अमेरिका में श्वेत अश्वेत के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा दी गई। इस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम द्वारा अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का कर दूसरों के साथ भेदभाव करने पर रोक लगा दी गई। दोस्तों ये वाला जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये नागरिक अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था या कब पारित किया गया था। तो इसका आंसर होगा 1964 ईस्वी में। तो इसमें क्या किया गया था, श्वेत और श्वेत के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर है शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस आंदोलन का प्रभाव हुआ था। अश्वेत बच्चों के लिए अलग खोले गए विद्यालयों में ही उनका नामांकन होता था, बंद कर दिया गया। इस आंदोलन के शुरू होने के पहले क्या हुआ था कि अश्वेत बच्चों के लिए अलग स्कूल खोला गया था और उनका जो एडमिशन है उसी स्कूल में होता था। उनके लिए मतलब अलग से स्कूल खोल दिया गया था, तो वैसे स्कूल को बंद करवा दिया गया। फिर वे अब कहीं भी नामांकन कराने के लिए स्वतंत्र थे, किंतु वे आज भी अपनी असमर्थता तथा आर्थिक असमानता के कारण उन्हीं विद्यालयों में नामांकन को विवश हैं जहां पहले उनका नामांकन होता था। वैसे अब उन बच्चों पर यह प्रतिबंध नहीं है कि उनके लिए जो स्कूल खोला गया था, अश्वेत बच्चों के लिए अलग स्कूल खोला गया था, वे उसी स्कूल में नामांकन करा सकते हैं। अब ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। ठीक है, लेकिन वो अपनी असमर्थता, अपनी आर्थिक असमानता के कारण वे दूसरे स्कूलों में एडमिशन नहीं करवा पा रहे थे और जहां पर पहले वो उनका एडमिशन होता था वो वहीं पर एडमिशन करवाते थे। तो यही कारण है कि आज भी वहां श्वेत और अश्वेत के बीच असमानताएं नजर आती है। इसी वजह से आज भी वहां पर श्वेत और अश्वेत के बीच असमानताएं दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर दिया गया है चुनौतियां लोकतंत्र की। जहां लोकतंत्र होगा वहां समानता अनिवार्य रूप से होगी। अतः लोकतंत्र से उम्मीद की जाती है कि सबको समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए एवं सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, किंतु बहुत बार ऐसा नहीं होता है और असमानता की स्थिति बनी रहती है। अपनी गरिमा बनाए रखने के साथ ही असमानता से जूझने के लिए लोग प्रयास करते हैं। वे अपनी बात सामने रखते हैं, प्रश्न पूछते हैं, गोष्ठियां करते हैं और जन आंदोलनों में भाग लेते हैं। इस पाठ्य पुस्तक से अलग अलग अध्यायों में समानता की बात की जाएगी और इसके लिए किए गए संघर्षों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। हम जो और पाठ पढ़ेंगे इसके आगे का, उसमें आपको अलग अलग अध्याय में, अलग अलग चैप्टर में आपको समानता की बात की जाएगी और इससे कैसे लोगों ने संघर्ष किया इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आपने इस चैप्टर में देखा कि
लोगों के साथ किस तरह से रंग रूप के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, उनके साथ किस तरह से असमानता का भेदभाव किया जाता है। तो इस चैप्टर से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है और जो भी उन्होंने रंग रूप हमें दिया है वो उन्होंने दिया है, हमने खुद से नहीं बनाया है। तो इसलिए कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। और रही बात जाति और धर्म की, तो वो इंसानों ने बनाए हैं, भगवान ने नहीं। इसलिए हमें किसी भी जाति या किसी भी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि अपने आस पड़ोस से समानता और असमानता दर्शाने वाले किन्हीं 3 व्यवहारों का उल्लेख करें। जैसे देखिए, समानता का व्यवहार, इसके बारे में हम 3 वाक्य लिखेंगे। फिर असमानता के व्यवहार, इसके बारे में हम 3 वाक्य लिखेंगे। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर का आंसर। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। इसमें पहले हमें लिखना है समानता के व्यवहार। इसमें पहले समानता के व्यवहार, इसमें क्या है, स्कूलों में सभी धर्म जाति संप्रदाय के बच्चों का एक साथ पढ़ना, तो ये समानता का व्यवहार हो गया। सभी प्रकार के जाति धर्म, अमीर गरीब लोगों का मतदान करना, तो ये भी समानता का व्यवहार। फिर नेक्स्ट है लोगों का एक साथ मिलकर काम करना, चाहे वो किसी जगह और किसी संप्रदाय को हो, ये क्या है, ये भी समानता का व्यवहार ही है। अब असमानता का व्यवहार कौन कौन सा है, अपने से गरीब या कम पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखे कम पैसे वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना, तो ये क्या है, असमानता का व्यवहार है। छोटे जाति या दलितों के साथ दुर्व्यवहार करना और उनसे घृणा करना, ये भी बहुत गलत बात है। तो ऐसा असमानता का व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है नौकरी देने में भी जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना, तो ऐसा बहुत सारी जगहों पे होता है। तो ये सब क्या है, ये है असमानता का व्यवहार। अब सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, क्या आपने कभी किसी के साथ असमान व्यवहार किया है? यदि हाँ तो कब और क्यों? तो इसका आंसर मैंने लिखा है नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाने में कोई फर्क नहीं किया। फिर हम इंसानों में फर्क करने का भी कोई अधिकार नहीं है, तो इसलिए हमें कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। वैसे इसका आंसर सिर्फ आप ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, या फिर नहीं, मैंने किसी के साथ भी असमानता का व्यवहार नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर में है, क्या आपको किसी के व्यवहार से ठेस पहुंची है? इस क्वेश्चन का आंसर सबका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि लोग अपने अपने बारे में लिखेंगे। अगर आपको आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, असमानता का व्यवहार किया गया, या फिर आपको किसी के व्यवहार से ठेस पहुंची है, चोट पहुंची है, तो आप उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने बारे में लिखा है। वैसे ही आपके साथ अगर ऐसा कभी हुआ है, कहीं पर भी किसी ने भी आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। नहीं किया है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैंने इसका आंसर लिखा है हाँ, जब मैं अपने नानी घर में रहती थी तब मेरी मामी मुझसे हमेशा घर का काम करवाती थी, पर वो अपने बेटियों को कभी कोई काम करने को नहीं कहती थी। इस व्यवहार से मुझे बहुत ठेस पहुंचती थी। ठीक है, तो ये मैंने अपने बारे में, अपने जीवन की एक घटना आपके साथ शेयर की है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस क्वेश्चन का आंसर सबका अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप रोजा पार्क्स की जगह दक्षिण अफ्रीका में होते तो क्या करते? तो मैंने इसका आंसर लिखा है, यदि मैं रोजा पार्क्स की जगह होती तो वही करती जो उन्होंने, यानी कि जो रोजा पार्क्स ने किया, क्योंकि हमें हमारा रंग रूप ईश्वर ने दिया है, काला या गोरा हम स्वयं नहीं बने हैं। फिर रंग रूप को लेकर किसी भी इंसान को भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो रोजा पार्क्स ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया था, क्योंकि उनके साथ भेदभाव हो रहा था, उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा था। इसलिए उन्होंने अपने अधिकार को नहीं छोड़ा, अपने अधिकार को उन्होंने समझा। अब इतना बड़ा बदलाव आया, उन्हीं की वजह से इतना बड़ा बदलाव आया, क्योंकि वो अपने फैसले पर डटी रही, वो बिल्कुल सही थी। 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कभी आपने पंक्ति में खड़े लोगों से बाद में आने के बावजूद आगे होने का प्रयास किया है? यदि हाँ तो क्यों? देखिए, इसका आंसर मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है, क्योंकि इसका आंसर मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सबका अलग अलग होगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया है तो हाँ लिखेंगे, क्यों किया है, कब किया है, कैसे किया है, वो सारा चीज़ आप लिखेंगे। और अगर नहीं किया है तो आप नहीं लिखेंगे, या फिर जो कुछ भी जिस तरह से मैंने लिखा है। अब देखिए, मेरा आंसर देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से लिखना है। तो मैंने लिखा है, नहीं, मैंने जबरदस्ती तो कभी पंक्ति में आगे जाने का प्रयास नहीं किया है, परंतु एक बार मुझे बहुत जरूरी काम था तो मैंने एक महिला से निवेदन किया था जो पंक्ति में आगे खड़ी थी, परंतु उन्होंने मेरा निवेदन अस्वीकार कर दिया, तो मैं फिर पंक्ति में पीछे खड़ी हो गई। ठीक है, तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया, जबरदस्ती किसी से मैंने आगे जाने की कोशिश नहीं की।
क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। जो पहले आया है पहले उसका काम होना चाहिए, फिर जो बाद में आया उसका काम होना चाहिए। क्योंकि अगर बाद वाले का काम पहले हो जाएगा तो जो पहले आया है वो उनका काम नहीं होगा, वो खड़े ही रह जाएंगे। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, असमानता के कई रूप हैं, यह कैसे कह सकते हैं? इसका आंसर मैंने लिखा है, असमानता के कई तरह के रूप हैं। हम असमानता के विभिन्न रूपों को समाज में देखते हैं। जैसे कि एक ही परिवार के बेटे और बेटियों में भेदभाव किया जाता है। स्कूल में भी शिक्षक मेधावी छात्र और कमजोर छात्रों में फर्क करते हैं। ऐसा मैंने खुद भी देखा है। स्कूल में ट्यूशन में मैंने ऐसा देखा है कि शिक्षक मेधावी छात्र मतलब जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं और जो वीक स्टूडेंट होते हैं उनके बीच में फर्क करते हैं। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं उनके ऊपर सर ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो वीक होते हैं उनके ऊपर कम ध्यान देते हैं। खैर जो भी है, तो यहाँ पर यह आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड में है, अमीर घर के लोग भी गरीब लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो ऐसा तो बहुत जगहों पे आपने भी देखा होगा कि जो अमीर घर के लोग होते हैं वो गरीब लोगों के साथ किस तरह से पेश आते हैं। हाँ, सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो कि गरीब लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, विवाह के विज्ञापनों में लड़के या लड़कियों के लिए रंग रूप जाति उपजाति के आधार पर भेदभाव होता है। जब आप न्यूज़पेपर वगैरह में विवाह का विज्ञापन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, उसमें देखिए किस तरह से दर्शाया रहता है कि इस जाति का लड़का चाहिए या इस जाति की लड़की चाहिए, लड़की का रंग ऐसा होना चाहिए, लड़का का रंग ऐसा होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ इसमें मेंशन किया हुआ रहता है कि ऐसा ही हमें लड़का या लड़की चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है, ये भेदभाव को ही दर्शाता है। खासकर उसमें ये जाति जो है ये सब में रहता है। तो इस तरह से आपका ये वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चैप्टर 1 हमारा सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है राज्य सरकार। चैप्टर 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड ये वाला वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।